दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 2021 में जो यूपी पीएससी का प्रीलिम्स 24 अक्टूबर को होने जा रहा, उसको हम अब बाकी बचे समय में किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाएं कि प्रीलिम्स देने के बाद ये न सोचें कि प्री होगा कि नहीं होगा। ये लगना चाहिए कि गारंटी के साथ प्री निकलेगा। और कौन से ऐसे एरिया हैं जिस पे क्वेश्चन यूपी पीएससी ज़्यादा फोकस होके पूछता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जब भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपके पास होने चाहिए और पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो इसमें जो पेपर 1 है वो जीएस का होता है और इसमें आपके सामने सिलेबस दिख रहा होगा। इसमें पहला ही टॉपिक पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। इसका सीधा सी मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अब करंट अफेयर्स कितने दिन का तैयार करें, ये प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स एक साल का, कम से कम एक साल का करिए। उसमें से जो लेटेस्ट 6 माह का हो, यानी जब ये 24 अक्टूबर का एग्ज़ाम होने जा रहा, तो अक्टूबर को बिल्कुल आप अक्टूबर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, अक्टूबर को छोड़ सकते हैं। अक्टूबर के बाद आता है सितंबर। तो सितंबर से पीछे का 6 माह का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो लोग नहीं तैयार किए हैं वो करंट अफेयर्स पे अच्छे से 6 माह का करंट अफेयर्स तैयार करिए। तो पहला काम यही होना चाहिए कि 6 माह का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करिए। इसके लिए कौन सी बुक हम करंट अफेयर्स के लिए लें? क्या जो घटना चक्र या ई दृष्टि या अन्य जो मैगजीन आती हैं उससे हो जाएगा। तो पिछले 6 महीने की जो मैगजीन का कंपाइलेशन होता है उसको कोई आप एक ले लीजिए, उसी का बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है वो बहुत हाईलाइट होता है। दिक्कत क्या होती है, हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स करने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पाते और वहाँ कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। किसी भी करंट अफेयर्स की कोई भी घटना उठाइए तो उसके क्या है, क्यों, कैसे, कब, हर एक पहलू को जानने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हर एक करंट अफेयर्स को एनालिसिस कर लेते हैं तो आप करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे सही कर जाएंगे। तो मैगजीन उठाइए, उसमें आप ये कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे बहुत सारे आपको हेल्प के लिए यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे, उसका भी सहारा ले सकते हैं। जहाँ से आपको लगे कि हम यहाँ से करंट अफेयर्स अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ से इसको कवर कर लीजिए। दूसरा, यहाँ मेन टॉपिक अगला आते हैं जो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ जो दूसरा वाला ये टॉपिक लिखा है इस पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन अलग से टॉपिक भी लिखा गया, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो अब बात आती है कि इसके लिए कौन सी बुक हम रेफ़र करें। तो इसके लिए 2 काम आपको करना है। एक क्लास 8 की कक्षा 8 की 2 पतली पतली एनसीईआरटी हैं, नई वाली एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, कक्षा 8 की पार्ट 1 व पार्ट 2, इस 2 बुकों की जो 2 बुक है इसकी एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिएगा। और दूसरा, केवल एक बुक आपको रीड करना है, उसी का बार बार रिवीजन करना है। उसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री की है और स्पेक्ट्रम। तो आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो टॉपिक लिखा हुआ सिलेबस में, ये अच्छे से हो जाएगा। अब बाकी बचा कि प्राचीन भारत या अन्य भारतीय इतिहास के लिए हम क्या करें। तो इसमें प्राचीन भारत भी आता है और पीसीएस में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत आते हैं। इन दोनों के लिए आप प्राचीन भारत के लिए क्लास 6 की
और मध्यकालीन भारत के लिए कक्षा 7 की ये एनसीईआरटी कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिए अगर समय बचता है तो। एस.के. पांडे की बुक आती है प्राचीन भारत व मध्यकालीन की, तो एस.के. पांडे की बुक आप रीड कर सकते हैं। काफ़ी फैक्चुअल नेचर की है लेकिन आप इसको रीड कर सकते, नहीं तो एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले से एस.के. पांडे रीड किए हुए हैं तो इसी को रीड करिए, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर करके जाइएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये इतिहास की आपकी स्ट्रेटजी रही, और इतिहास में ही एक और टॉपिक ऐड है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कल्चर वाला। तो कल्चर के लिए एक ही बुक आपको रीड करनी है, वो है नितिन सिंघानिया की। नितिन सिंघानिया की बुक आप कल्चर के लिए रीड करिए, भारतीय संस्कृत के लिए, और इसी का बार बार रिवीजन करिए। इसके अलावा आपको बाकी और कुछ नहीं करना, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक लिखा हुआ 3 नंबर पे देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये 3 शब्द यहाँ समझिए। फिजिकल यानी भौतिक भूगोल भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सामाजिक भूगोल भी लिखा हुआ है, आर्थिक भूगोल भी लिखा हुआ है। अब भूगोल के लिए आपको क्या करना है, ये तीनों के लिए, भारत और विश्व के भूगोल के लिए, तो आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी केवल पढ़ना है प्री टू मेंस में भी अलग से कुछ नहीं करना, इधर उधर कोई बुक मत उठाइए। 6 से 12 तक एनसीईआरटी करनी है बस। भूगोल के लिए यहाँ तक कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप कर लेते हैं तो आपकी मेंस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के भी क्वेश्चन यहाँ से आप कर ले जाएंगे। तो ये करना है आपको 6 से 12 तक भूगोल के लिए एनसीईआरटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज यानी लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसके लिए देखो, यहाँ आर्टिकल आप अच्छे से कवर करिए, क्योंकि आर्टिकल वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, जिनमें मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया। तो ये 2 अच्छे से आर्टिकल तैयार कर लीजिए, 2 वाले सेक्शन। तो इसके लिए आपको जो बुक रीड करनी है पॉलिटी के लिए, संविधान के लिए, तो लक्ष्मीकांत इसमें बुक आप रीड कर सकते हैं, और या फिर राजेश सर की बुक आती है, राजेश मिश्रा सर, इनकी बुक आप इसमें रीड कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो कर लीजिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी बुक, दोनों बेस्ट बुकें हैं, दोनों में से कोई भी एक बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अगला, इसमें पंचायती राज जरूर अच्छे से करके जाइएगा। ये एक अलग से टॉपिक लिखा, तो पंचायती राज से इसीलिए आप देखोगे पंचायती राज से हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है। उसके बाद लोक नीति से क्वेश्चन रहते रहता है, राइट्स इश्यूज से क्वेश्चन रहता है, क्योंकि टॉपिक ही अलग से लिख दिया गया। और इसके साथ ही इसमें पॉलिटी के गवर्नेंस वाला सेक्शन, जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी करंट वाले इश्यूज को अच्छे से, कौन सा अधिनियम पारित हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएं, तो एक करंट अफेयर्स वाला यहाँ से जो चल रहा है पिछले 1-2 सालों का, वो इश्यूज वाइज आप देखिएगा। और इसमें करंट आपका भारत 2021 एक बुक आती है, भारत 2021, इसका चैप्टर नंबर 3 शायद है। चैप्टर नंबर 3 में भारत की राजनीतिक संरचना, वहाँ पर ये पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस वाला भी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ से इस टॉपिक को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम भारत 2021 का एक टॉपिक वाइज पूरी बुक का यहाँ पर क्या क्या फैक्ट फिगर इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस कर देंगे, सीरीज चालू कर देंगे, उसको पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि अगर जो भारत 2021 कर लिया, अच्छे से उसको समझ लिया, तो जो 2019 की पेपर की बात करें तो 20 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से किए जा सकते थे सीधे। ऐसे क्वेश्चन थे जो अलग आमतौर पर बुक में नहीं मिलते, तो यहाँ से। और 2020 में भी कई क्वेश्चन आपके इंडिया ईयर बुक से आए हैं, तो इंडिया ईयर बुक से आप क्वेश्चन भी आपको किसी दिन समय मिला तो बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन है जो इंडिया ईयर बुक से आप आसानी से कर सकते थे। तो ये रहा आपका पॉलिटी वाला
कहाँ से क्या रीड करना वो हमने आपको बता ही दिया। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास आप देखोगे 2020 में या 19 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सतत विकास से आधारित पूछ लिए गए। अब प्रश्न उठता, हम सिलेबस नहीं देखते हैं और फिर सोचते क्यों पूछ लिया, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है सतत विकास। और सतत विकास में जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो लक्ष्य तय किए गए, नीति आयोग क्या प्रयास किया सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं, तो उन सबको अच्छे से करिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के होते हैं वो करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक गरीबी, और ये जो सतत विकास को उठाइए। फिर दूसरा गरीबी के लिए भारत में गरीबी का क्या, कौन कौन सी रिपोर्टें हैं, कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन से आयोग बने, उनकी क्या रिकमेंडेशन रही है, इन सब को आप अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन आएगा, पिछला पूछा जा चुका है। डेमोग्राफी, भारत की जो डेमोग्राफी है, यानी डेमोग्राफी का मतलब हुआ सेंसस, 2011 का जनगणना अच्छे से करके जाइएगा, चूँकि ये टॉपिक में अलग से लगा है इसलिए पूछा जा सकता। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, सामाजिक क्षेत्र का मतलब हुआ जो समाज के सुभेद वर्ग हैं, वल्नरेबल हैं, उनके लिए कौन कौन सी सुरक्षात्मक नीतियाँ, कार्यक्रम, प्रोग्राम, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम, इनिशिएटिव, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको अच्छे से करके जाइएगा। ये नीतियां आप जब देखोगे, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव कौन हैं, तो इनको 1947 से शुरू करिए और आज कौन 2021 तक चल रहा है। ये सामाजिक क्षेत्र में जो जो स्कीम शुरू की गई वो सारी स्कीम आपको करनी है। हम गलती क्या करते, करंट वाली कर लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ 1975, 80, 82, 85, 90 का दशक यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता। तो ये आपका 1947 से लेकर के 2021 तक की जो कार्यक्रम हैं, स्कीम्स हैं, उन सबको अच्छे से करके जाना। इसके अलावा आपको जो अर्थव्यवस्था है, इसमें थ्योरी वाला सेक्शन यहाँ बहुत कम पूछा जाता है, उसके लिए अपना समय मत गंवाइएगा। आप पेपर उठा के देखोगे तो थ्योरी वाला सेक्शन ना के बराबर है, तो आप इसको जितना ये वाला इस पर करिए उसको छोड़ सकते हो। इसके बाद अगला जो इसमें आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, तो इसमें आ जाइए। अगला पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, आपका जनरलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम होता है तो इसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया, तो इसलिए इन्वायरमेंट से अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको कौन सी बुक आपको रीड करनी है, तो जो इंग्लिश मीडियम में है वो एक बुक रीड कर सकते, शंकर IAS की, आप इसको रीड कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले दृष्टि IAS की बुक आती है उसको ले लीजिए, उसी से आप इन्वायरमेंट वाला रीड कर लीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। उससे आपका क्या हो जाएगा, एक इन्वायरमेंट का डर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के होंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब यहाँ क्या क्या आपको वही दिया हुआ है कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी 3, भारतीय इतिहास जब सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कीजिए तो माइंड में 3 चीज़ें होनी चाहिए हमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 पहलू पर विशेष ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति कैसी रही, उसकी विशेषता क्या रही, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान जानकारी पूछी जाएगी। तो ये आपका भारत एवं विश्व का भूगोल इसमें बताया गया है। विश्व भूगोल में विषय की केवल समान जानकारी होगी कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, 3 है, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, 3 प्रकार का भारत का भूगोल पूछा जाएगा, वो अच्छे से करिएगा। राजनीति, वैसे इसमें राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक इश्यू जो हैं उसमें क्या होगी, यानी उसकी प्रमुख विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के लिए जो स्कीम चल रही है, इनिशिएटिव उठाए गए हैं, उसमें इसमें लिखा गया कि अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्या तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी
समान विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं कि आप पीएचडी करने लगे, अभ्यर्थियों से विषय की समान जानकारी अपेक्षित है, यानी एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब इसमें आती है साइंस। साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन होते हैं साइंस के, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के 150 में पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए आप क्या करेंगे? तो साइंस के लिए कुछ नहीं करना, आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बार बार रिवीजन करिए। जब ये जो बुक लिस्ट आपको बताएं, बुक लिस्ट आप कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, तो ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन से प्रैक्टिस कर लीजिए। घटना चक्र का हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। घटना चक्र के पूर्वावलोकन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी। अब आते हैं सेकंड पेपर, क्योंकि सेकंड पेपर अब धीरे धीरे कठिन होता जा रहा। काफ़ी बच्चे सेकंड पेपर में भी फेल कर जाते हैं। अब पहले इसमें सेकंड पेपर में जो टॉपिक लिखा है कंप्रेहेंशन है, तो कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन, हिंदी के कंप्रेहेंशन और इंग्लिश के कंप्रेहेंशन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। बहुत आसान होता है, कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद इसमें अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल भी शामिल है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, डिसीजन मेकिंग तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान बौद्धिक योग्यता, ये रीजनिंग है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाई स्कूल स्तर की मैथ पूछी जाएगी, जिनमें अरिथमेटिक है, उसके बाद अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टेटिस्ट है, सांख्यिकी है, स्टेटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है। इसके अलावा समान अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक ग्रामर पूछा जाता है, तो ये सब इसमें पूछा जाएगा। समान हिंदी हाई स्कूल स्तर की ये सब पूछी जाएगी। अब यहाँ देखो अलग अलग टॉपिक लिख दिया गया, इन टॉपिक को आप कर लीजिए। जैसे आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नंबर सिस्टम से ये टॉपिक दिया हुआ, तो नंबर सिस्टम को करिए। एवरेज कर लीजिए, अनुपात समानुपात, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, ब्याज यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, काम समय दूरी, चाल समय दूरी, काम समय और चाल समय दूरी, ये जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा टॉपिक के अलावा इधर उधर मत कुछ करिए। उसके बाद अलजेब्रा में आइए, तो अलजेब्रा में क्या क्या आपका दिया हुआ है, तो इसमें जो फैक्टर हैं वो पूछा जाएगा। बहुपदों के जो एलसीएम है, और उसके बाद एचसीएफ है, ये पूछा जाएगा। शेषफल, प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम है, द्विघात समीकरण है, तो ये सब पूछे जाएंगे। इसके अलावा समुच्चय सिद्धांत भी दिया गया आपके टॉपिक में, तो समुच्चय सिद्धांत कभी कभी पूछता है, इसको आप ना करें तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला टॉपिक है, यानी फैक्टर वाला या और एचसीएफ एलसीएफ, यहाँ से हर साल क्वेश्चन रहता है। ज्योमेट्री में आइए, तो यहाँ त्रिभुज दिया गया है, वर्ग दिया गया है, आयत दिया गया है। तो त्रिभुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना, इससे भी क्वेश्चन, इनकी विशेषताएं होती, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका शंकु दिया गया है, उसके बाद गोला दिया गया, बेलन दिया गया। शंकु, गोला, बेलन, इनके आयतन, इनका, और उसके बाद आपका घन भी दिया गया, तो घन का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, और सबसे लास्ट वाला टॉपिक स्टैटिस्टिक्स दिया गया, सांख्यिकी। और सांख्यिकी इसी को आप डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन, तो इसमें समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक करिए। इसके अलावा जो पाई चार्ट वाले भी, ये पाई चार्ट वाले और ये वेन डायग्राम वाले, दोनों प्रकार की डीआई इसमें पूछी जाती है, तो इसको भी तैयार करिए। तो ये आपका सिलेबस है, तो इस सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और ये जो इधर आपको बताए हैं हिंदी में क्या क्या टॉपिक दिया गया, तो हिंदी में देखो ये आप करिए, जितना टॉपिक है उतना। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह ये कर लीजिए। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास से क्रियाएं हैं, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव तत्सम है। इसके बाद वर्तनी वाला दिया है आपका, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये आपके सिलेबस प्रीलिम्स में दिया गया है। तो इस सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए।
और फिर जिनका सेकंड पेपर कमज़ोर है, जिसे सीसैट के नाम से जाना जाता, वो क्या करें, वो पिछले साल के क्वेश्चन की 10-12 साल का प्रैक्टिस कर जाइए और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन भाषा को चेंज करके रिपीट किया जाता है, तो सीसैट में क्वालिफाइंग नंबर आप निकाल ले जाओगे, क्योंकि इसमें 33% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर ये 33% नंबर नहीं लाए तो आप फेल माने जाओगे। और फर्स्ट पेपर में जीएस में 40%, 33% यानी 40% फर्स्ट में कंपलसरी है। उसके बाद मेरिट बनती है। 40% पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि, लेकिन 40% कंपलसरी है। मान लो कि किसी बार इतना कठिन पेपर बना दिया गया, इतना कठिन बना दिया गया कि 40% किसी के नंबर नहीं आए, मान लेते हैं, तो क्या प्री में किसे क्वालिफाई करवाया जाएगा? फिलहाल नोटिस के हिसाब से किसी को यानी 80 नंबर से कम आ रहे हैं तो कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, और इतने कम तो कभी नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा आईएएस में भी 50% के ऊपर ही होता है नंबर जो प्री क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये मानक बना रखा है यहाँ की 40% आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी का मतलब हुआ जैसे आपका कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसकी कटाव वो कम सीटें जितनी थी इसीलिए खाली रह जाती, क्योंकि उसमें क्या प्री 40% का स्कोर वो नहीं निकाल पाते हैं, तो 40% का स्कोर यहाँ बताया गया, और 40% और 35%। इसमें ये रीड कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन में कहीं दिया होगा 40-45 कितने % इसमें नंबर आपको लाने हैं, वो आपको मिल जाएगा। अभी देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग। इसके अलावा इसकी पीडीएफ दोस्तों लर्निंग बाय एपी सर, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा लर्निंग बाय एपी सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसकी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगर किसी का और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेरी का समाधान किया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।